हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है और मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को कि मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम लोग आपसे और इसी के संदर्भ में हम मॉडर्न हिस्ट्री के साथ आपके पास आए हैं। हम मॉडर्न हिस्ट्री को बड़े कायदे से आप लोगों को बताएंगे। क्या लड़का, बैठो बैठो आराम से, ज़्यादा हिरिंग विरिंग नहीं, एकदम लाइन पे रहो। मॉडर्न हिस्ट्री आपका टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस फील्ड से आने वाला है। जैसा कि आपको पता है आधुनिक आधुनिक भारत आधुनिक भारत को आप कब से मानते हैं? ये मामला सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है छात्रों के लिए कि आधुनिक भारत कब से मानते हो, बताओ। नहीं पता है। बेस मजबूत रहता ना तो तुम लोग बढ़िया से जानकारी होती। तुम लोगों के पास बेस मजबूत ही नहीं है। 10th तक तो हिस्ट्री पढ़ते नहीं हो। हिस्ट्री छोड़ो, एसएसटी ही नहीं पढ़ते हो। तुम लोगों को लगता है कि बेकार चीज है, इसको पढ़ के क्या मिलेगा, है ना। हाँ, तो मूड़ी डोलाने से नहीं ना होता है। मूड़ी डोलाने से सर को हिलाने से काम नहीं चलता है। इसको ऑब्जर्व कीजिए और पढ़िए। तो आधुनिक भारत को हम लोग कई भागों में बांटते हैं और आधुनिक भारत माना जाता है 1757 से। ठीक है, आधुनिक भारत 1757 से माना जाता है। अब एक चीज आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि आधुनिक भारत 1757 से जब माना जाता है तो औरंगजेब की मृत्यु जो हुई है, औरंगजेब की मृत्यु हुई है कब दोस्तों? 1707 में। तो 1707 से लेकर 1757 के बीच में क्या है, फिर इसके बारे में तो जानना पड़ेगा ना। तो इसी में टॉपिक आता है कि मुगल साम्राज्य का पतन, है ना। मुगल साम्राज्य का पतन, मुगल साम्राज्य का पतन, मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय, स्वायत्त राज्यों का उदय। स्वायत्त मतलब ऑटोनमस, स्वतंत्र राज्यों का उदय। ठीक है, ये टॉपिक सबसे पहले हम लोग जानते हैं। 1757 से पहले का ये मेरा वीडियो होगा और उसमें आप लोग बहुत धैर्य से चीजों को सुनिए। जहां जरूरत पड़े आप नोट करते जाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा प्रदान करने का यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, माध्यम है। अगर आप लोग उसका लुत्फ उठाना चाहते हैं दोस्तों तो बेहिचक आप उसका लुत्फ उठाइए, है ना। लाइव भी चल रहा है लड़का, हड़बड़ाओ नहीं, शूटिंग भी हो रहा है, कोई शोरगुल नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं मुगल साम्राज्य का पतन पे। पहले मुगल साम्राज्य का पतन के बारे में जानते हैं, है ना। मुगल साम्राज्य का पतन, मुगल साम्राज्य का पतन, इसके सबसे पहले कारण को जानिए। मुगल साम्राज्य के पतन, है ना, और है ना, मुगल साम्राज्य के पतन, इसके कारण को जानिए पहले। कारण क्या रहा है दोस्तों, ये बहुत हिट पॉइंट है। क्या है कारण में सबसे पहला जो कारण है औरंगजेब की दक्कन का सैन्य अभियान, है ना। पहला जो कारण है दोस्तों वो है आपका औरंगजेब की दक्कन नीति। औरंगजेब की दक्कन नीति में क्या है, औरंगजेब ने, देखिए, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, इन तीनों ने दक्कन में, दक्कन मतलब दक्षिणी भारत में,
दक्कन में ज्यादा अपना इंटरफेयर नहीं किया था। उसको मालूम है कि वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, और इनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने बिल्कुल भी ज्यादा इंटरफेयर करने का प्रयास नहीं किया। लेकिन महान है औरंगजेब महोदय, इनको लगा कि अपनिच भगवान है, तो अपनिच भगवान के चक्कर में ये अपना मुगल साम्राज्य के विघटन का नींव डाल दिया, यानी कि बीज बोया है। कैसे बोया है कि दक्कन के अभियान में, है ना, जो व्यापक मात्रा में धन बल की समाप्ति हुई, यानी धन बल को नुकसान हुआ, और दक्कन में व्यस्तता के कारण उत्तर भारत में, दक्कन में व्यस्तता के कारण उत्तर भारत में क्या हुआ, ध्यान नहीं दे पाया, उत्तर भारत की ओर ध्यान नहीं दे पाया। परिणाम क्या हुआ, जो मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। उत्तर से आपको मालूम है कि उत्तर पश्चिमी इलाके से भारत में इन्वेजन हो रहा था। सेंट्रल एशिया में, मध्य एशिया में जो राजनीतिक उठापटक हो रहा था, उस राजनीतिक उठापटक का जो परिणाम था, वो कहीं न कहीं लोग अपने सत्ता को स्थापित करने के लिए तो जाएंगे ना, उसी का परिणाम मुगल साम्राज्य का पतन था, है ना। और रीजन क्या हुआ कि वो लोग आए, भारत में इन्वेजन किए, और उसका परिणाम मुगल साम्राज्य ने अपनी पतन का नींव डाल दिया। तो इसकी पहली रीजन क्या होगी, औरंगजेब की दक्कन नीति। दूसरी रीजन क्या है, दूसरा रीजन क्या है, औरंगजेब की राजपूत नीति। दोस्तों आपको मालूम है कि औरंगजेब अपनी राजपूत नीति से राजपूतों की निष्ठा से वंचित हो गया, राजपूतों की निष्ठा से वंचित हो गया। हालांकि सबसे अधिक राजपूतों को उन्होंने अपने प्रशासन में स्थान दिया, लेकिन राजपूतों के रणबांकुर यानी कि युद्ध में जो लड़ने वाले लोग थे, जो काफी ताकतवर लोग थे, उनको उनकी सेवा जो है उन्हें प्राप्त नहीं हो पाई। क्योंकि एक तरफ जहां राजपूतों के अंदर फूट डाल दिया, और ज्यादा से ज्यादा राजपूत वैसे राजपूत थे जो सामान्य वर्ग के थे, उनको अपने सत्ता में लिया, उनको अपने प्रशासन में स्थान दिया। लेकिन जो रणबांकुर थे, यानी कि जो युद्ध में लड़ने वाले युद्धक प्रवृत्ति के जो लोग थे राजपूत, उनका वो मदद नहीं ले पाया, क्योंकि उनकी नीति ही ऐसी थी। इसके कारण साम्राज्य के वैभव को नुकसान पहुंचा। तीसरा कारण था, तीसरा जो कारण है औरंगजेब की, जिसने मुगल साम्राज्य की पतन की नींव डाली, मुगल दरबार में बढ़ता हुआ उमरा वर्ग का वर्चस्व, है ना। दरबार में बढ़ता हुआ उमरा वर्ग, बढ़ता हुआ उमरा वर्ग का प्रभाव, उमरा वर्ग का प्रभाव, उमरा वर्ग का प्रभाव, इससे क्या होगा, शासन निर्माता की शक्ति को नुकसान पहुंचा, यानी छवि को नुकसान पहुंचा। अब बताइए कि जब शासन में किसी एक विशेष वर्ग का वर्चस्व स्थापित होने लगेगा, यानी राजा के मामले में इंटरफेयर होने लगेगा। हालांकि औरंगजेब बहुत प्रभावी था, लेकिन वो धार्मिक रूप से भी बहुत ही कट्टर था। तो धार्मिक वर्ग से कट्टर होने के कारण उसने भारत में अपने साम्राज्य में, है ना, उमरा वर्ग यानी कि जो मिडिल ईस्ट रीजन से आए थे, या फिर जो मौलवी मौलाना थे, है ना, उनको उन्होंने विशेष तवज्जो देने लगे। परिणाम क्या हुआ, शासन की नीतियां और शासन की जो व्यवस्था थी उसको प्रभावित किया, और साम्राज्य के पतन का कारण बना। इसके बाद औरंगजेब की जो सबसे महत्वपूर्ण नीति है इस मामलों में, वो है धार्मिक नीति। औरंगजेब की धार्मिक नीति, धार्मिक नीति आपको मालूम है, जजिया कर लगा दिया इन्होंने, है ना, जजिया कर लगा दिया। इसके बाद क्या किया है, इसने धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाई है। जहां अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, तो वहीं औरंगजेब ने धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाई। परिणाम क्या हुआ, आपको मालूम होगा कि भारत में कई सारे मंदिरों को तोड़ा गया है ना। और उसी का एक रीजन है जो अभी अयोध्या वाला मैटर आप देख रहे हैं।
ठीक है, इसी को आधार बना के मामला फंसा हुआ है। और उसकी यही नीति जो है, औरंगजेब की ये जो धार्मिक नीति है, वह उसके साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण बना हुआ है। देखिए, इसने क्या किया, जजिया कर लगाया, इसने क्या किया, धार्मिक कर लगाया, इसने क्या किया, मंदिरों को तोड़वाया। और इसका परिणाम लोगों में उसके प्रति, चूंकि भारत में उस समय भी सबसे अधिक पॉपुलेशन हिंदू बहुल का था, हिंदू बहुल समाज था, और हिंदू बहुल समाज के धार्मिक आस्थे पे जब आप कुठाराघात करेंगे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा समाज। इसलिए कभी भी धार्मिक नीतियों में इंटरफेयर करने से बचना चाहिए। लेकिन औरंगजेब चूंकि धार्मिक रूप से खुद कट्टर था, और अब उसका जो उद्देश्य था दर उल हर्ब को दर उल इस्लाम में बदलना, मतलब जो गैर इस्लामिक राज्य थे उनको इस्लामिक राज्य में कन्वर्ट करना। इसीलिए उन्होंने धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाई। और परिणाम क्या हुआ, हालांकि उन्होंने बहुत सारे मंदिर भी बनवाए, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए बनवाए, लेकिन समाज के बहुत बड़े वर्गों को उसने क्षुब्ध कर दिया, दुखी कर दिया। परिणाम, साम्राज्य के विघटन की नींव डाली। जब जनता ही सुखी नहीं रहेगा तो आपका साम्राज्य किस काम का होगा। बात समझ रहे हैं ना। इसलिए बच्चों, आप इस चीज को ध्यान दीजिए। आप लोग इतिहास के पन्नों में पढ़े होंगे, लेकिन क्या बच्चा याद आ रहा है ना चीजें? 10वें तक पढ़े हो ना? नहीं पढ़े हो, बढ़िया बात है। तुम लोग क्यों पढ़ोगे, क्या जरूरत है पढ़ने का, है ना। इसके बाद औरंगजेब का जो अगला कारण है वो एक स्थिर जो केंद्रीय प्रशासन था, है ना, प्रशासन था, उसका अभाव दिखा। केंद्रीय प्रशासन का अभाव दिखा, ये इसका रीजन था। अब देखिए, शासक वर्ग में राजपूतों को शामिल किया। शासक की नीति भारत की जनता के अनुसार न होकर बल्कि धार्मिक उलेमाओं के जो प्रभाव में आकर शासन की नीति अपनाने लगे, तो परिणाम क्या होगा दोस्तों? सत्ता की विघटन की बीज तो बोई ही जाएगी ना। आपको मालूम होगा कि जब हुमायूं मर रहा था तो अपने पुत्र को बोला, बाबर मर रहा था तो अपने पुत्र हुमायूं को बोला, बाबरनामा में इसकी चर्चा है कि बेटा, भारत के लोग बहुत अच्छे हैं और भारत में हमारी जो अवस्थिति है, जो स्थिति है, वो दाल में नमक के बराबर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, फिर आप लोग कमेंट करके फालतू बात मत बोलिएगा। ये सारी चीजें भारत के लोगों के बारे में जो बोला गया है वो आपको बाबरनामा में लिखा हुआ है। बाबरनामा में बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को ये बात बता रहा है कि भारत में हमारी स्थिति दाल में नमक के बराबर है। भारत के लोगों की ये महानता है कि दाल में नमक के बराबर रहने वाले समाज को भी समाज राजनीति के शीर्ष सत्ता पर बैठाए हुए हैं। ये विचार अपने आप में दर्शाता है कि अकबर, जहांगीर और शाहजहां, ये सारे उनकी बातों को आगे बढ़ाया है, हुमायूं की बातों को आगे बढ़ाया है, या फिर यूं कहे कि बाबर के द्वारा कही गई बातों को चरितार्थ करने का प्रयास किया है। लेकिन दोस्तों, औरंगजेब महोदय इस मामले में पिछड़ गए या कमजोर हो गए। परिणाम, सत्ता को विघटित करने के लिए जो बीज है उन्होंने बो दिया, अपने कर्मों से बोया कुछ हद तक, है ना। कुछ हद तक जो कारण था वो नादिर शाह का आक्रमण। छठा कारण, नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह का आक्रमण भी इसके लिए जिम्मेदार है। अहमद शाह का आक्रमण जिम्मेदार है। अहमद शाह का आक्रमण सबके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। इसके बाद यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, है ना, ये सारे जिम्मेदार हैं मुगल साम्राज्य के पतन के लिए।
एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जरूरी है कि औरंगजेब के नीतियों का प्रबल विरोधी उसका पुत्र था, है ना। उसके औरंगजेब की नीति का विरोधी कौन था? उसका जो पुत्र था शहजादा अकबर। अकबर, यह अकबर वो अकबर नहीं, ये औरंगजेब का पुत्र था शहजादा अकबर। पहले ही मारा जा चुका था बेचारा, ये मारा जा चुका था, मारा जा चुका था। औरंगजेब की मृत्यु के समय, औरंगजेब की मृत्यु समय, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है ना। औरंगजेब की मृत्यु के समय है ना, उसका साम्राज्य 21 प्रांतों में बटा था। कितना? 21 प्रांतों में बटा हुआ था। 21 प्रांतों में उसका साम्राज्य बटा हुआ था, है ना, जिसमें मुअज्जम जो है काबुल का, मुअज्जम जो है वो काबुल का शासक था, काबुल में शासन कर रहा था, काबुल में शासन कर रहा था, है ना। मुअज्जम काबुल में शासन कर रहा था। इसके बाद आजम जो है गुजरात में शासन कर रहा था। आजम जो है गुजरात में शासन कर रहा था, गुजरात में शासन कर रहा था। और कामबख्श जो है, कामबख्श जो है वो कहां शासन कर रहा था? बीजापुर का सूबेदार था, बीजापुर का। दरअसल जो मुगल थे वो अपने जो राजकुमार थे उनको सभी प्रांतों में हेड के रूप में नियुक्त किया हुआ था। इसी कंडीशन में आप देखिएगा, ये सब याद रखिएगा, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई। उस समय में उसका जो बेटा था, कुल मिला के उसका जो साम्राज्य था वो 21 प्रांत में बटा था। और जो उसका एक बेटा था मुअज्जम, जो काबुल में शासन कर रहा था, काबुल का सूबेदार था। और दूसरा था बेटा उसका आजम, वो गुजरात का सूबेदार था। और तीसरा जो बेटा था कामबख्श, वो बीजापुर का सूबेदार बना हुआ था। अब सवाल उठता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार की समस्या आई, और उत्तराधिकार का परिणाम क्या हुआ दोस्तों? उत्तराधिकार का परिणाम हुआ कि मुअज्जम ने आजम को पराजित करके, मुअज्जम जो है आजम को पराजित करके, मुअज्जम ने आजम को पराजित करके, है ना, और क्या किया? बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ, बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ मुगल राज सत्ता पर बैठा। ठीक है, तो जौजा का युद्ध बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? जाजौ का, जाजौ का युद्ध, जाजौ का युद्ध। जाजौ का जो युद्ध हुआ है दोस्तों, ये आपको, ये कब हुआ है? ये हुआ है आपको जून 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जून 1707 में जाजौ का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में क्या किया? मुअज्जम ने, है ना, मुअज्जम ने आजम को हराकर, है ना, बहादुर शाह प्रथम, है ना, बहादुर शाह प्रथम की उपाधि, बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ सत्ता में आया। तो याद रखिएगा दोस्तों कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो शासक हुआ है वो बहादुर शाह प्रथम हुआ है। बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम क्या है? मुअज्जम है।
बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम क्या है? मुअज्जम है। ये बात बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको बारी बारी से याद हम सारा क्लास इसमें कवर करवाएंगे। अब हम चलते हैं बहादुर शाह प्रथम के बारे में। बहादुर शाह प्रथम के बारे में जानते हैं बारी बारी से। बहादुर शाह प्रथम, इसका टाइम टेन्योर क्या है? 1707 से 1712। 1707 से 1707 से 1712, ये इसका टाइम टेन्योर है। इससे भी क्वेश्चन आता है आपका, हर चीज को नोट करते जाइए। हम आप लोगों को, क्लास तो मेरा चल ही रहा है, क्लास के साथ साथ हम अपने चैनल पे भी इसका वीडियो डाल देंगे, ठीक है? इसलिए इसको आप बेफिक्र होके काम कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए पहला क्या रीजन है इसका, पहला जो रीजन है देखिए इसका स्वभाव शांति प्रिय था। यह क्या था? शांति प्रिय, शांति प्रिय, शांति प्रिय शासक था। ये क्या था? शांति प्रिय शासक था। ये क्या है ना, इस स्वभाव से शांति से अधिकांश गुटों का सहयोग प्राप्त किया और दरबार के अधिकांश गुटों का साथ मिला। इसे अधिकांश गुटों का साथ मिला, पहला रीजन। औरंगजेब ने संभाजी के पुत्र शाहू को जो कैद करके रखा था मुगल दरबार में, है ना, इसने एज ए गुड जेस्चर इसने क्या किया? संभाजी के पुत्र शाहू को आजाद कर दिया। संभाजी के पुत्र शाहू को आजाद कर दिया, यानी कि छोड़ दिया। एज ए गुड जेस्चर, अपने नीतियों में, अपने दोस्ती में आगे और ज्यादा प्रगाढ़ता बढ़ाने के लिए। कब छोड़ा है? 1683 में, है ना, 1683 में। 1683 से जो कैद था, 1683 से जो कैद था, उसको क्या किया उसने? एज ए गुड जेस्चर छोड़ दिया गया। इसके बाद इसने क्या किया? गुरु गोविंद सिंह, आपको मालूम है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह, है ना, वो संतुष्ट करने के लिए गुरु गोविंद सिंह को, हड़बड़ाइएगा नहीं, ये आपको एक एक पॉइंट हम दे देंगे, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाए ये हम होने नहीं देंगे अगर आप हमारा साथ दीजिएगा तब, ठीक है? गुरु गोविंद सिंह को, है ना, क्या दिया है? खिलत, सम्मान दिया है। किस चीज का? खिलत का सम्मान। खिलत का सम्मान दिया है। खिलत का मतलब होता है कि बहुमूल्य वस्त्र भेंट करना, है ना, बहुमूल्य वस्त्र। बहुमूल्य वस्त्र भेंट किया और क्या किया? उच्च मनसब प्रदान किया। उच्च मनसब प्रदान किया। किसको किया? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह क्या थे? सिखों के 10वें गुरु थे। सिखों के 10वें गुरु थे ये, है ना। इनको खिलत और उच्च मनसब प्रदान किया। क्वेश्चन पूछता है ना, ये क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब जो है बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है, भाई मृत्यु हो जाती है, काहे? तो बंदा बहादुर जो थे, जो गुरु गोविंद सिंह के बाद आए थे, बंदा बहादुर,
बंदा बहादुर के खिलाफ सैन्य अभियान जो चलाया गया है ना, बंदा बहादुर के खिलाफ सैन्य अभियान, बंदा बहादुर के खिलाफ सैन्य अभियान के दौरान, है ना, सैन्य अभियान के दौरान क्या हुआ है, जनाब की मृत्यु हो गई है। कहां, 7, टाइम का ध्यान रखिए, 7 फरवरी 1712 को, 1712 को, है ना, मृत्यु हुई, 1712 को मृत्यु हो गई। अब यहां पूछता है कि उनकी जो मृत्यु हुई है तो दफन कहां किया गया है, तो देखिए जो बहादुर शाह प्रथम है उनको दफन किया गया कहां, दफन किया गया मोती मस्जिद दिल्ली में, लाहौर में, सॉरी, इनकी मृत्यु हुई है लाहौर में और दफन किया गया मोती मस्जिद, वहां बनी हुई है अभी मोती मस्जिद दिल्ली। याद रखिए इस चीज को, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, कहीं कोई शुबा नहीं है, बिल्कुल बेइंतहा तरीके से नोट करना है। आराम से आप नोट कर सकते हैं, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, ठीक है। ये जितना भी फैक्टर है बिल्कुल याद रखने योग्य है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है दोस्तों। इसके बाद हम लोग एक चीज आता है कि क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को शाह-ए बेखबर कहते हैं, है ना, तो शाह बेखबर किसने कहा है, इसको भी ध्यान रखिए। शाह बेखबर कहा है किसने, इतिहासकार खफी खां ने, इतिहासकार खफी खां ने इसे क्या कहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहा है, शाह-ए बेखबर, है ना, क्या कहा है, शाह-ए बेखबर, शाह-ए बेखबर कहा है। ये सब ऑब्जेक्टिव में बहुत मदद करता है, बिल्कुल इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। इत्मीनान से रहिए, हर एक सेगमेंट को हम पूरा करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो शासक है वो जहांदार शाह आता है। जहांदार शाह का जो टाइम टेन्योर है वो 12 से 13 है, बहुत कम समय तक रहा है, 1712 से 1713 तक, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है, 1712 से 1713। इसने किसको शासन पर बैठा, किसकी हत्या करके, हत्या कर शासन पर, हत्या कर गद्दी पर बैठा, किसकी हत्या करके, अब देखिए अजीमुस्शान को हत्या करके, अजीमुस्शान, किसकी, अजीमुस्शान को, अजीमुस्शान की हत्या की पहले, इसके बाद इसने क्या किया है, रफीउस्शान की हत्या की, रफीउस्शान की हत्या की, फिर इसने जहान शाह की हत्या की, जहान शाह की हत्या की, इन सभी को हत्या करके इसने सत्ता पर बैठा, है ना, और इन सभी की हत्या में सहयोग से, किसके सहयोग से, किसके सहयोग से सत्ता पर बैठा है, जुल्फिकार खां के सहयोग से, जुल्फिकार खान के सहयोग से सत्ता पर बैठा। ये सब क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, जुल्फिकार खां के सहयोग से सत्ता पर बैठा है और
जुल्फिकार खां को क्या बनाया? वजीर बनाया। वजीर बनाया, जो सर्वोच्च पद था प्रशासन का। ठीक है। अब देखिए, जो जहांदार शाह था, जहांदार शाह, जहांदार शाह को पर जो है उसकी प्रेमिका है ना, प्रेमिका, प्रेमिका कौन थी? आपको पता होगा, प्रेमिका थी लाल कुंवर। लाल कुंवर, प्रेमिका लाल कुंवर। प्रेमिका लाल कुंवर का प्रभाव था, प्रेमिका लाल कुंवर का इस पर प्रभाव था, है ना। जमींदारों और ओहदों के बंटवारों पर रोक लगाई। जमींदारों और ओहदों के बंटवारों पर इसने रोक लगाई। ओहदा क्या था? देखिए, स्टेटस होता है ना, स्टेटस दिया जाता था जमींदारों को। ये जमींदार, ये इलाका इस जमींदार के अधीन कर दिया गया, ये आपको इतना ओहदा दिया गया, जैसे कि मनसबदारी ओहदा था, ये सबको इसने रोक लगाई। इसका उद्देश्य क्या था? इसका एकमात्र उद्देश्य था अपनी आर्थिक साधन को मजबूत करना, अपनी आर्थिक साधन को मजबूत करने के लिए। इसके बाद इसने भू राजस्व व्यवस्था, अपनी इकोनॉमी को सुधार करने के लिए और क्या क्या किया है? इजारा प्रथा को लागू किया। क्या किया? इजारा प्रथा को लागू किया। दोस्तों, क्या किया है? इजारा प्रथा लागू किया। इजारा प्रथा लागू किया। इजारा प्रथा क्या था? आपको पता होना चाहिए। इजारा प्रथा भू राजस्व वसूली को ठेके पर देने की प्रथा थी, है ना। भू राजस्व वसूली को ठेके पर देना, भू राजस्व वसूली को ठेके पर देना इजारा प्रथा था। आपको मालूम होगा, यही व्यवस्था आने वाले समय में अंग्रेजों ने भी लागू किया था। आपको आगे हम जमींदारी प्रथा में, परमानेंट सेटलमेंट में हम आपको बताएंगे। आप लोग खाली बेइंतहा तरीके से बहुत इत्मीनान से रहिए हमारे साथ, एक एक सब्जेक्ट की तैयारी हम आपको करवाएंगे। और बच्चों देखो, तुम लोग शोर मत मचाओ, बिल्कुल शोर मत मचाओ। रिकॉर्डिंग भी हो रही है क्लास, कोई शोर नहीं मचाना है। चलिए, इसके बाद उसने क्या किया? आमेर के राजा सवाई जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी। सवाई जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी। मिर्जा की उपाधि मिर्जा की उपाधि कहां थे? सवाई जय सिंह कहां का राजा था? आमेर का राजा था। कहां का राजा था? आमेर का। आमेर का राजा, है ना। आमेर का राजा सवाई जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी, तब इन्होंने मिर्जा राजा सवाई सिंह कहे जाने लगे ये। इसके बाद मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी, है ना। अजीत सिंह कहां के शासक थे? मारवाड़ के, सब राजस्थान में थे। मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के शासक, इनको कौन सी उपाधि दी है? महाराजा की उपाधि दी है। महाराजा, महाराजा की उपाधि, महाराजा की उपाधि दी है।
महाराजा की उपाधि दी है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। इसके महाराजा की उपाधि दी और गुजरात का सूबेदार बनाया। किस, कहां का? गुजरात का। गुजरात का सूबेदार भी बनाया है इनको। इसके बाद हम चलते हैं, अगला क्या किया? मराठों को दक्कन में चौथ और सरदेश मुखी वसूली का अधिकार दिया, है ना। मराठों को दक्कन में क्या किया? चौथ। चौथ का मतलब 1/4 और सरदेश मुखी, सरदेश मुखी यानी कि 1/10, है ना, वसूली का अधिकार दिया, अधिकार दिया। और कहा कि देखिए आप दक्कन में चौथ और सरदेश मुखी, चौथ और सरदेश मुखी वसूलिए। चौथ का मतलब था भू राजस्व का, जो किसान उपज करता था उसका 1/4 हिस्सा टैक्स में लगना। सरदेश मुखी का मतलब है गांव को या पंचायत को या इलाके को सुरक्षित प्रदान करने के लिए जो टैक्स लिया जाता था वो सरदेश मुखी था, है ना। ये सारे अधिकार मराठों को दक्कन में दिया कि आप इसको वसूलिए, लेकिन शर्त है दोस्तों कि शर्त मुगल अधिकारी करेंगे वसूली। शर्त क्या था? शर्त क्या था? शर्त वसूली मुगल अधिकारी करेंगे, मुगल अधिकारी द्वारा होगा, ये उनका शर्त था। इस माध्यम से उन्होंने सारे मामले को सेट किया और प्रयास किया कि अपने सत्ता को हम एस्टेब्लिश करें। तो आप लोग इसको एक पॉज करके इसका जो मेन फैक्टर सब है सबको आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों एक प्रश्न आता है कि इतिहास में किस मुगल बादशाह को लंफट मूर्ख कहा जाता है? तो भैया लंफट मूर्ख यही जनाब है जहांदार शाह, है ना। लोग इसे क्या कहते थे मालूम है दोस्तों आपको? इसको कहते थे लंफट मूर्ख। क्या कहते थे? लंफट मूर्ख। लंफट मूर्ख कहा जाता था, इतिहास में है लंफट मूर्ख, लोग इसे लंफट मूर्ख कहते थे। बात समझ में आ गई ना? कुछ नहीं है, दो राजा हमने के कार्यकाल और उसके व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। अब हम चलते हैं फारुखसियर पे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। क्या है? फारुखसियर। फारुखसियर है फारुखसियर। इसका टाइम टेन्योर कितना है? 13 से 19, 1713 से 1719। दोस्तों बिल्कुल घबराइए नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ना। इफ यू डू समथिंग इन योर लाइफ यू शुड अवॉइड फास्ट लाइफ। अगर आपको अपने जिंदगी में कुछ करना है तो आपको फास्ट लाइफ को अवॉइड करना पड़ेगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। क्या बच्चों सही बात है ना? हमने बार बार क्लास में बताया है आप लोगों को, आप लोग समझते नहीं है। समझना तो पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। बिना पढ़े कुछ नहीं होता है। अगर बिना पढ़े कुछ होता तो सब एसडीएम बन के घूमता, है ना, सब एसडीएम बन के घूमता। क्या भाई मनीषा, सही बात है ना? हाँ, तो इसलिए आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको A to Z सब्जेक्ट का धीरे धीरे वीडियो देते चल जाएंगे। लेकिन याद रखो दोस्तों, ये हमारा जो वीडियो है ये आपको दिया गया एक मेरे तरफ से छोटा सा उपहार है जो आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैं उससे ज्यादा कुछ दे सकता नहीं हूं। अब सवाल उठता है कि सैयद बंधु के सहयोग से ये बने थे, है ना। ये जो राजा बने हैं
वो किसके सहयोग से बने हैं? सैयद बंधुओं के सहयोग से, सैयद बंधु के सहयोग से राजा बने हैं, है ना। ये क्या था? हिंदुस्तानी गुट के अमीर थे, ये थे हिंदुस्तानी गुट के अमीर थे सैयद बंधु। इनका नाम क्या था? सैयद बंधु का नाम था अब्दुल्ला खां। पहला का नाम है अब्दुल्ला खां। अब्दुल्ला खां। और दूसरा का नाम है हुसैन अली खां। हुसैन अली खां। एक चीज ध्यान रखिएगा, फारूक सियर इसके मदद से सत्ता में आया, तो स्वाभाविक बात है कि सत्ता में जब आया है इसके मदद से, तो इसको कुछ न कुछ देगा, यानी पद देगा। कौन सा पद किसे दिया? तो देखिए दोस्तों, इसको बनाया वजीर, वजीर मतलब प्रधानमंत्री, और दूसरा इसको बनाया मीर बख्शी का पद, मीर बख्शी का पद, मीर बख्शी बनाया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब एक सवाल आता है कि इस समय मुगल दरबार में सक्रिय गुट भी थे। ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। दरबार में सक्रिय गुट, ये क्वेश्चन बिल्कुल याद रखिएगा, बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं मिलेगा आपको दोस्तों। ठीक है, सक्रिय गुट क्या क्या था इसको देखिए। कौन था? एक था ईरानी गुट, ईरानी गुट था। ईरानी गुट क्या था? फारस और खुरासान मूल के थे ये लोग, फारस और खुरासान मूल के लोग थे, जो आए थे भारत में और मुगल के दरबार में अपना स्थायित्व प्रदान किए थे, यानी मुगल शासकों ने इन्हें प्रश्रय दिया था। दूसरा गुट था तुरानी गुट, तुरानी गुट, तुरानी गुट वाले जो लोग हैं, इन ये क्या थे? तुरानी गुट वाले कहाँ के थे? ये मध्य एशियाई मूल के थे, ये मध्य एशियाई, ये मध्य एशियाई मूल के थे। दोस्तों अगला जो गुट है, अगला गुट को देखिए, वो है हिंदुस्तानी गुट। हिंदुस्तानी गुट, हिंदुस्तानी गुट जो है वो कहा, वो किस मूल के थे? विदेशी मूल के वे मुसलमान जिनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ था, है ना, वे मुसलमान जो हिंदुस्तान में जन्मे थे, जो हिंदुस्तान में जन्मे थे। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपको समझना है। इसके बाद हम चलते हैं इसमें और क्या क्या हुआ है। देखिए तुरानी गुट के जो अमीर थे, अब यहां से राम कहानी शुरू होता है स्वायत्त राज्यों की व्यवस्था में। तुरानी गुट के जो अमीर थे निजामुल मुल्क, है ना, या चिनकिलिज खां, इसको दक्कन का, दक्कन के 6 सूबों का सूबेदार बनाया। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। जो निजामुल मुल्क है,
निजामुल मुल्क का अन्य नाम चिनकिलिज खां है ना। इसको क्या किया, दक्कन के 6 सूबे का सूबेदार बनाया। छह सूबों का सूबेदार बनाया। बिल्कुल ध्यान रखिए, इसको नोट करिएगा। कौन है, निजामुल मुल्क, निजामुल मुल्क और चिनकिलिज खां। क्या है, निजामुल मुल्क और चिनकिलिज खां। इसको बिल्कुल फोकस करिएगा दोस्तों, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। क्या है, ये किस गुट के थे, ये किस गुट का था, ये भी क्वेश्चन आपको दे सकता है। किस गुट का था, तुरानी गुट का था। किस गुट का था, तुरानी गुट का था। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके बाद जुल्फिकार खां की हत्या करवा दी गई इनके द्वारा। जुल्फिकार खां की हत्या करवा दिया इसने। इसके बाद क्या किया, सैयद बंधु ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह के विरुद्ध सैन्य अभियान में उसे पराजित किया और अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फारूक खिस्सियर से किया, है ना। अजीत सिंह ने पुत्री का विवाह किससे किया, फारूक सियार से किया। ये ध्यान रखिएगा, अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फारूक सियर से किया। इसके बाद दोस्तों बंदा बहादुर की हत्या करवा दी। देखिए क्या क्या हो रहा है, बंदा बहादुर की हत्या करवा दी। एक एक पॉइंट नोट करते जाइए, कोई विकल्प नहीं है आपको एग्जाम में, इससे बेहतर आपको मिलेगा नहीं, मैं लिख के देता हूं, इसकी गारंटी है ना। दूसरा कोई विकल्प नहीं बचेगा, आपको तैयारी करना पड़ेगा। नोट किए बिना कोई उपाय नहीं, एक बार नोट बना लीजिएगा जिंदगी भर के लिए। जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, जब तक नौकरी नहीं मिल रहा है, तब तक आपको मदद मिलेगा। ठीक है, बंदा बहादुर की हत्या करवा दी। इसके बाद 1719 में क्या किया है इसने, हुसैन अली खान ने बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि की, है ना। 1719 में हुसैन अली खान ने बालाजी विश्वनाथ से कौन सी संधि की है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सी संधि की है, दिल्ली की संधि। दिल्ली की संधि की है। क्या की है, दिल्ली की संधि। दिल्ली की संधि, इसमें क्या हुआ, सत्ता संघर्ष में मराठा सहयोग देंगे, ये बात इन्होंने कहा गया। क्या किया है संधि में, दिल्ली की संधि में, कि मराठा सत्ता संघर्ष में है ना सहयोग करेंगे, बदले में जागीर मिलेगा, बदले में जागीर दी जाएगी, बदले में जागीर दी जाएगी। इस सब को नोट कर लीजिए आप, बदले में जागीर दी जाएगी। दिल्ली की संधि किसके बीच में हुई है, 1719 की दिल्ली की संधि किसके बीच में हुई है, हुसैन अली खां और बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ मराठा सरदार है, इसको याद रखिए आप। दूसरा कोई विकल्प नहीं है दोस्तों, क्योंकि
एक एक पॉइंट को हम डील करने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर इसके साथ ही मिलकर उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा खेल कर दिया है दोस्तों। खेल ये किया है इसने, खेल ये किया है मित्रों कि सैयद बंधु ने है ना, बालाजी विश्वनाथ और अजीत सिंह के साथ मिलकर, है ना, बालाजी विश्वनाथ और अजीत सिंह से मिलकर क्या किया है, फारूक सियर की हत्या करवा दी। फारूक सियर की हत्या करवा दी, ये इसका राम कहानी है। और इसमें सैयद बंधुओं ने और भी सारे लोगों को सत्ता पे बिठाया, है ना। सैयद बंधु, है ना, इसको किंग मेकर कहते हैं। क्या कहते हैं, किंग मेकर कहते हैं। किंग मेकर क्यों कहते हैं, इसने क्या क्या करवाया है तो देखिएगा। रफीउद्दौला, इसने किस किस को बनाया है राजा, रफीउद्दौला को राजा बनाया। रफीउद्दौला कौन था, शाहजहां द्वितीय के नाम से सिंहासन पर बैठा। किसके नाम से, शाहजहां द्वितीय के नाम पर सिंहासन पर बैठा है, ठीक है, शाहजहां द्वितीय के नाम पर। शाहजहां द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। क्लियर। हम बारी बारी से बता देते हैं कि सैयद बंधु ने कितने लोगों को राजा बनाया, यानी कि मुगल सत्ता पे बिठाया है। इसके बाद जो नाम है, बहुत ही बेहतरीन नाम है, इसका नाम है क्या, रफीउद्दर्जात। नाम सुने होंगे आप लोग, रफीउद्दर्जात, है ना, ऊ है ये ऊ है रफीउद्दर्जात। इसके बाद जो उसने बनाया है, रोशन रोशन अख्तर कौन था, शाहजहां द्वितीय का पुत्र था। कौन था, शाहजहां द्वितीय का पुत्र, शाहजहां द्वितीय का पुत्र था। इसके बाद देखिए, एक चीज यहां ध्यान देने की बात है, नोट में लिखवाते हैं आपको। क्या नोट में है, इसको ध्यान दीजिए। नोट क्या है दोस्तों, नोट यह है कि दुर्बल, कायर और निंदनीय होने के कारण फारूक सियर को क्या बोलते हैं, घृणित कायर कहा जाता है ना। फारूक सियर को क्या कहा जाता है दोस्तों, घृणित कायर कहा जाता है। फारूक सियर को घृणित कायर कहा जाता है। इस सारी चीजों को आप बिल्कुल नोट करके रखिए। दूसरा कोई उपाय नहीं है कि आपको इससे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे आप। इससे ज्यादा कोई भी एग्जाम में
क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं इसकी गारंटी देता हूं, इतना विश्वास करके चलना पड़ेगा मेरे मित्र, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगला जो शासक हुआ है मुगल का, उस पर। अगला जो शासक है उसका नाम है, बहुत ही बेहतरीन नाम है, वो नाम है मोहम्मद शाह उर्फ रंगीला। कमाल का है, मोहम्मद शाह उर्फ रंगीला। रंगीला के नाम से प्रसिद्ध था ये। रंगीला के नाम से इसका टाइम टेन्योर कितना है, 1719 से 48। 1719 से 1748। 1719 से 1748 इसका टाइम टेन्योर रहा है। इसी के समय में नादिर शाह का आक्रमण हुआ है दोस्तों, जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। और यही रोशन अख्तर है, यही रोशन अख्तर है जो शाहजहां का पुत्र था। अभी मैंने इस स्लाइड में बताया है आपको, गौर कीजिए, अभी मैंने इस स्लाइड में बताया है आपको कि रोशन अख्तर को जो बनाया है सैयद बंधु, ये शाहजहां द्वितीय का पुत्र था। अभी बताया है मैंने। इसी के संदर्भ में हम आगे आपको चर्चा कर रहे हैं, जो मोहम्मद शाह उर्फ रंगीला है ना। इसका मूल नाम क्या है, इसका मूल नाम, मूल नाम क्या है, रोशन अख्तर। रोशन अख्तर, है ना। रोशन अख्तर मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ सत्ता पर बैठा है, ठीक है। इसके बाद देखिए, सत्ता का खेल तो चल रहा है ना दोस्तों, सत्ता का जो खेल है वो तो चल ही रहा है, इसको तो आप बदल सकते नहीं हैं। और ये आज का बात नहीं है, सब दिन का बात है। मुगल बादशाह में भी एक खेल होता रहा है। इसने क्या किया कि 1722 में निजामुल मुल्क ने सैयद बंधु की हत्या करवा दी। निजामुल मुल्क ने, निजामुल मुल्क ने सैयद बंधु की हत्या करवा दी। भाई ज्यादा राजा बनवाने का ख्वाब देखे हो, एक दिन खुद ही राजा बन जाओगे। ऊपर जाओ, ऊपरे राजा बनाना, नीचा क्या है तुम्हारा, है ना। तो इसके लिए निजामुल मुल्क ने मोहम्मद शाह के साथ मिलकर और क्या किया है दोस्तों, इसको अपने रास्ते से हटाया। उसने सोचा कि मेरे रास्ते का जो सबसे बड़ा बाधा है, वो बाधा कोई दूसरा नहीं है, वो है सैयद बंधु। और सैयद बंधु जब तक रहेगा तब तक हैदराबाद राज्य की स्थापना संभव नहीं है। क्योंकि हैदराबाद के राज्य की स्थापना निजामुल मुल्क नहीं किया है, और मुगल बादशाह से, मुगल साम्राज्य से अलग होकर कोई राज्य बनाने वाला पहला राज्य है तो वह नाम है हैदराबाद राज्य। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम का बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्या बच्चों, समझ में आ रही है ना बात। हम तुमसे भी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वीडियो ही बना रहे हैं, हम तुमसे भी बात कर रहे हैं। आ रही है ना बात समझ में। एक एक पॉइंट को ध्यान रखिए, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, मैं इसका वादा करता हूं, ठीक है। लेकिन अब पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। अब हम चलते हैं इसका, इन्होंने क्या की कि मोहम्मद शाह ने क्या किया कि अपना वजीर किसे बनाया, निजामुल मुल्क को अपना वजीर बना दिया। किसको बना दिया, निजामुल मुल्क को वजीर बनाया। क्या बना दिया दोस्तों, वजीर बनाया, है ना, वजीर बना दिया निजामुल मुल्क को। अब बताइए, इस साहब तो दोनों हाथ में लड्डू है ना, दोनों हाथ में लड्डू है इनके। इनका क्या कहना है। इसके बाद जो है मोहम्मद शाह के काल में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना हुई, है ना। मोहम्मद शाह के काल में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना हुई, स्वतंत्र सत्ता की स्थापना हुई। अब हमको, आपको हम बारी बारी से चीजों को समझाने का प्रयास करते हैं।
इसके शासन में स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। अब हम बारी बारी से स्वतंत्र राज्य के बारे में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्वतंत्र राज्य के बारे में बारी बारी से आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि कौन सा स्वतंत्र राज्य है ना। तो स्वतंत्र राज्य, स्वतंत्र राज्य या स्वायत्त राज्य, पहला राज्य क्या है इसको हम गौर करते हैं। पहले पहला राज्य हमारा पहला राज्य है हमारा कौन? हैदराबाद। हैदराबाद, हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की है? 1724 में। 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना हुई है। और किसने किया है? मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को आसफ जाह की उपाधि दी और उसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की। क्यों? कौन? निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क ने, और निजामुल मुल्क को उपाधि दी है इसने, है ना। मोहम्मद शाह ने, है ना, कौन सी उपाधि दी है इसे? आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बिना ध्यान दिए कोई उपाय आपको नहीं होगा। आसफ जाह की उपाधि दी। मोहम्मद शाह ने इसे आसफ जाह की उपाधि दी है। आसफ जाह, निजामुल मुल्क का अन्य नाम चिनकिलिच खां भी है, जो मैंने पहले स्लाइड में बता चुका हूं मैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला अगला जो राज्य की स्थापना हुई है उसका नाम है बंगाल। बंगाल राज्य की स्थापना किसने की? मुर्शिद कुली खान ने। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल राज्य की स्थापना की है। इसके बाद अवध है। अवध राज्य की स्थापना की है सआदत खान ने। सआदत खान ने। इसके बाद भरतपुर व मथुरा इलाका, भरतपुर भरतपुर राज्य की स्थापना की है बदन सिंह ने। बदन सिंह ने, है ना। इसके बाद गंगा यमुना दोआब में रुहेलखंड, रुहेलखंड राज्य की स्थापना कहां हुई है? गंगा यमुना दोआब, है ना, गंगा यमुना दोआब में हुआ है। इसकी स्थापना की है रुहेला सरदारों ने। रुहेला सरदारों ने। इसके बाद फर्रुखाबाद में बंगस नवाबों ने। फर्रुखाबाद में किसने की है? बंगस नवाबों ने। बंगस नवाबों ने। क्लियर है? अब देखिए एक चीज इसका और महत्वपूर्ण है, मैं यहां पे लिख देता हूं इसका, इसके शासन में होने वाली जो और महत्वपूर्ण घटना है एक दो, मैं यहां पर इंडिकेट कर देता हूं। ठीक है, किसके शासन में? मोहम्मद शाह रंगीला के शासन में। क्या हुआ है? जजिया को अंतिम रूप से समाप्त 1720 में जजिया कर को
अंतिम रूप से समाप्त किया गया। किसके द्वारा? किसके द्वारा? मोहम्मद शाह उर्फ रंगीला के द्वारा जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किया गया। इसके बाद इसी के समय में, कब? 1737 में, 1737 में, 1737 में बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में, बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में क्या हुआ है पता है ना? मराठा सेना दिल्ली तक पहुंच गई है ना। मराठा सेना दिल्ली तक पहुंच गई। इस सब राम कहानी इसके जमाने में हो रहा है ना। इस सब को नोट कर लीजिए, पॉज कीजिए वीडियो, नोट करिए, नहीं तो कोई उपाय नहीं है दोस्तों, दूसरा कोई उपाय नहीं है आपके पास। नोट करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़ाने नहीं होगा। भूखे भजन न हुई गोपाला, ले ला अपनी कंठी माला। बिल्कुल इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बढ़ते हैं। मोहम्मद शाह के समय में ही नादिर शाह का आक्रमण हुआ है। ठीक है, किसका आक्रमण हुआ है? नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह का आक्रमण, नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ है? 1739 में हुआ है दोस्तों, ये भूलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, 1739 में हुआ है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है मित्रों। इसको ईरान का नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। किसे? नादिर शाह को। ये बिल्कुल याद रखिए। कारण क्या था आक्रमण का? आक्रमण जो उसने किया है उसका कारण क्या था, इसको भी जानना पड़ेगा। कारण दोस्तों, कारण जो सबसे बड़ा कारण था इसका, वो कारण था क्या? अफगान शासकों को भारत में संरक्षण देना। बादशाह द्वारा भारत में संरक्षण देना। ठीक है, इसका मूल कारण था। नादिर शाह जो भारत पर आक्रमण किया उसका कारण क्या था? अफगान शासकों का भारत में संरक्षण देना, अफगान शासकों को भारत में संरक्षण देना इसका मूल कारण था दोस्तों। ठीक है, नादिर शाह के आक्रमण को रोकने के लिए है ना, निजाम उल मुल्क, कामरुद्दीन खां, खाने दौरा इत्यादि की सेना भेजी और जिसमें सआदत खां भी शामिल था, है ना। अब देखिए, अब एक चीज ध्यान रखिए, 15 फरवरी 1739 को है ना, 15 फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध में करनाल के युद्ध में मुगल सेना हार गई। क्या हुई? मुगल सेना हार गई। मुगल सेना हारी है भाई। मुगल सेना हार गई, याद रखिएगा इस चीज को, मुगल सेना हार गई। हारने का फिर क्या हुआ? इसी सेना में सआदत खां भी था शामिल। सआदत खां अवध का नवाब था, अभी मैंने बताया। और अवध के नवाब सआदत खां के आमंत्रण पर
है ना। दूसरा जो आक्रमण हुआ है उसका, वो सादत खां के आमंत्रण पर सादत खां के आमंत्रण पर 20 मार्च 1939 को मार्च 1739 को, है ना, दिल्ली पर हमला बोला। दिल्ली पर क्या किया दोस्तों? हमला बोला है, बोलबे करेगा। काहे बोला दिल्ली पे हमला? दिल्ली पे हमला काहे बोला? घर का भेदी लंका ढाहे, कौन नहीं जानता है, घर का भेदी लंका ढाहे। और इसमें, इस आक्रमण में आपको मालूम होगा मेरे मित्र कि नादिर शाह दिल्ली में 57 दिन रहा। नादिर शाह दिल्ली में 57 दिन रहा। आप सोच सकते हैं 57 दिन कम होता है, 57 दिन रहा। और शाहजहां द्वारा जो निर्मित है तख्त-ए-ताउस, शाहजहां द्वारा निर्मित तख्त-ए-ताउस, ठीक है। इसके बाद कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा, है ना, वो क्या किया है दोस्तों? तख्त-ए-ताउस कोहिनूर हीरा साथ ले गया, साथ ले गया। कौन ले गया साथ? नादिर शाह ले गया। कोहिनूर हीरा कहाँ लगी थी? मुगल ताज में लगी थी। जो ताज जहाँ पे गद्दी बैठता था ना, गद्दी पे बैठते थे मुगल बादशाह, वहां पर पीछे जो ताज लगी रहती थी टोपी के ऊपर, उसके ऊपर का जो हीरा था। हाँ तो दोस्तों, अब हम चलते हैं। अभी तक हमने पढ़ा नादिर शाह का आक्रमण। अब हम देखते हैं नादिर शाह का मृत्यु हो जाता है कब? 1747 में। 1747 में नादिर शाह की मृत्यु हुई है। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली उसका उत्तराधिकारी बना है। और यही अहमद शाह अब्दाली जो है आपको 1748 में भारत पर आक्रमण किया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि इसने क्या 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 करामात किया है, सो उसको देखते हैं। नादिर शाह 1748 में भारत पर आक्रमण किया, सॉरी, अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण किया। और आक्रमण के बाद क्या हुआ? अवध के नवाब सादत खां से 20 करोड़ रुपए की मांग की। कितने की मांग की है? 20 करोड़ रुपए की मांग की है। 20 करोड़, 20 करोड़ की मांग की है। इसके बाद स्वाभाविक बात है, 20 करोड़ की मांग की, और स्वाभाविक बात है कि वो 20 करोड़ रुपया दे नहीं सका। और नहीं दे सका, नहीं दे सकने पर क्या किया है दोस्तों? सादत खां ने, है ना, विष खाकर, विष मतलब जहर खाकर आत्महत्या कर लिया। दोस्तों, एक चीज समझ में आना चाहिए आप लोगों को कि बुरे कर्म का नतीजा बुरा ही होता है, चाहे वो बुरा कितना भी बेहतर क्यों ना हो, है ना। बुरा बुरा ही होता है। अपने देश के संप्रभुता के साथ खेला इसने, अपने क्षेत्र के संप्रभुता के साथ खेला। जिस मुगल बादशाह के गोद में बैठकर इसने अपने साम्राज्य का नया निर्माण किया, यानी नए राज्य का निर्माण किया, फिर उसने ही उसे तिलांजलि देने की कोशिश की। और परिणाम देख लीजिए क्या हुआ। सांप को पालिएगा
तो सांप डसेगा ही एक न एक दिन, है ना। बचने का तो सवाल नहीं पैदा होता, ही बात समझ लीजिए आप। तो वही चीज हुआ यहाँ पर। अब क्या हुआ, अहमद शाह अब्दाली को और क्या नाम दिया जाता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन नाम है इसका। इसका नाम दिया जाता है दुर्रे दुरानी। दुर्रे दुरानी कहा जाता है इसको। और दुर्रे दुरानी का मतलब होता है युग का मोती। युग का मोती कहा गया इसको, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, देखिए मच्छीवाड़ा के समीप, मच्छीवाड़ा के युद्ध में, है ना, मच्छीवाड़ा, मच्छीवाड़ा के युद्ध में, है ना, कब, 1748, 1748 में मच्छीवाड़ा के युद्ध में शाहजादा अहमद शाह, मोहम्मद शाह के पुत्र अहमद शाह, अहमद शाह किसका पुत्र है, अहमद शाह की किसका पुत्र है, मोहम्मद शाह का। एक काम तो इसने बढ़िया किया, मोहम्मद शाह के जो पुत्र है अहमद शाह, अहमद शाह इसने क्या किया, अहमद शाह, मोहम्मद शाह के पुत्र अहमद शाह ने, है ना, पराजित किया किसको, अहमद शाह अब्दाली को। अब्दाली को पराजित किया। दोस्तों ये सारे सिचुएशन जो है आपको देख रहे हैं, इसमें दूसरा कोई विकल्प नहीं है, आपको रटना पड़ेगा। कुछ चीजें आप इंपॉर्टेंट है जो नोट कर लीजिए। ये जनाब हरा दिए, कौन, मोहम्मद शाह उर्फ रंगीला का बेटा अहमद शाह ने अहमद शाह अब्दाली को हराया। ये नाम से मिल रहा है, कंफ्यूजन में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। अब हम चलते हैं दोस्तों, अगला जो नाम है अहमद शाह, अहमद शाह यही अहमद शाह, है ना, यही अहमद शाह शासक है। इसके बारे में आप जानने का प्रयास करते हैं, क्या है दोस्तों, जो अहमद शाह है उसके बारे में जानते हैं। अगला जो मुगल बादशाह है वो अहमद शाह है। अहमद शाह मोहम्मद शाह उर्फ रंगीला का बेटा है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। वो 1748 से लेकर 1754 तक शासन किया है। 1748 से 1754 तक शासन किया है। और अवध के सूबेदार, इसने क्या क्या किया, अवध के सूबेदार, अवध के सूबेदार अवध के सूबेदार अवध के सूबेदार सफदर जंग को वजीर बनाया। सफदर जंग को वजीर बनाया। वजीर मतलब प्रधानमंत्री। आज भी दिल्ली में सफदरजंग है, सफदरजंग हॉस्पिटल भी है, एम्स जो हॉस्पिटल है दिल्ली में, उसके अपोजिट साइड में, रोड के उस साइड सफदरजंग हॉस्पिटल है। अच्छा हॉस्पिटल है और काफी सुविधा युक्त हॉस्पिटल है वो भी, है ना। इसके बाद हिजरों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि दी, है ना। हिजरों के सरदार, कमाल है भाई, हिजरों के सरदार भी है। हिजरों के सरदार, हालांकि आज के डेट में हिजरा कहना ठीक बात नहीं है, अच्छी बात भी नहीं है। किसी को
जाति, धर्म, मजहब, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करना आर्टिकल 15 का वायलेशन है, जो मौलिक अधिकार है ना। तो इसलिए, लेकिन चूंकि इतिहास का पन्ना है तो हमें तो पढ़ाना पड़ेगा। हिजड़ों के सरदार कौन थे? जावेद खां। जावेद खां। जावेद खां को क्या बनाया? नवाब बहादुर की उपाधि दी। नवाब बहादुर की उपाधि दी। बच्चों ध्यान रखिएगा आप लोग, हम ये क्लास, अपना क्लास के साथ साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, दोनों काम साथ साथ चल रहा है, क्योंकि समय का अभाव रहता है और हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी जो बच्चे हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं उन्हें सारे कंटेंट भी प्रोवाइड कराने हैं। मेरा मानना है एजुकेशन में रिवॉल्यूशन जब तक नहीं लाएंगे, शिक्षा समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएगा। और आज के समय में शिक्षा को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का एकमात्र उद्देश्य समाज को शिक्षित करना है, समाज के अंदर सोचने की शक्ति का विकास करना है और समाज को सशक्त और सुदृढ़ बनाना है। इसके लिए हमने YouTube प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है। मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि आप हमें इसमें मदद करें। तो दोस्तों, जावेद खां नवाब को नवाब बहादुर की उपाधि दी है। नवाब बहादुर की उपाधि दी गई किसके द्वारा? अहमद शाह के द्वारा। अब हम चलते हैं इसमें, अहमद शाह ने इसके समय में, अब्दाली ने, अहमद शाह अब्दाली ने, है ना, अब्दाली ने इसके समय में भारत में 5 बार आक्रमण किया है। 5 बार आक्रमण किया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया, है ना। और इसमें अब्दाली का अंतिम आक्रमण जो है, अब्दाली का अंतिम आक्रमण अब्दाली का अंतिम आक्रमण अब्दाली का अंतिम आक्रमण कब हुआ है? 1767 में, है ना। वापस जाते समय अब्दाली ने विजित प्रदेशों को, वापस जाते समय वापस जाते समय अब्दाली ने अपने जो जीते हुए प्रदेश है उसकी सूबेदारी विजित प्रदेशों की सूबेदारी नजीमुद्दौला नजीमुद्दौला, याद रखिए अफगान सरदार था ये भी, और जिसने रुहेलखंड में रुहेला सरदार रुहेलखंड की स्थापना की थी, नजीमुद्दौला को, है ना, सौंप दिया। ये क्वेश्चन भी आता है, नजीमुद्दौला को सौंप दिया। जो मुगल साम्राज्य का मीर बख्शी था, है ना, नजीमुद्दौला क्या था? मुगल साम्राज्य का मीर बख्शी था। देखिए कितना वजीर बन गया। अजीबो गरीब मुगल बादशाह में भी यही राम कहानी हुआ है, उसको हटा के वो बना, उसको हटा के वो बना, हटाते जाओ बनाते जाओ, यही सब राम कहानी चलते जाओ। ये हो ही रहा है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इसमें कोई शक तो है नहीं। इसके बाद 2 जून 1754 को बहुत कमाल का खेल हुआ है यहाँ। 2 जून 1754 को 2 जून 1754 को क्या हुआ है दोस्तों? इमादुल मुल्क ने
इमादुल मुल्क ने अहमद शाह को हटाकर किसको बनाया अगला राजा? अजीजुद्दीन को बनाया। शासक बनाया, शासक बनाया, है ना। आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ यह सत्ता पर बैठा। आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय की उपाधि, उपाधि के साथ, उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है मित्रों, सारे चीज आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है और दूर दूर तक शक की गुंजाइश भी नहीं है मित्र। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं अगले सेगमेंट में, और अगला जो शासक है आलमगीर द्वितीय, है ना। आलमगीर, आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय का कार्यकाल कितना है? 1754 से 1754 से 59। ठीक है, अब एक चीज समझ में आना चाहिए आपको, ये हम अलग वीडियो बनाएंगे पलासी की लड़ाई का। अभी हम सिर्फ मुगल बादशाह के बारे में लिख रहे हैं और मुगल बादशाह के बारे में ही पढ़ाएंगे अभी। इसके बाद वाला जो वीडियो अगला आएगा वो हमारा पलासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, ये दोनों लड़ाई एक साथ चलेगी। पलासी की लड़ाई के बाद, पलासी की लड़ाई के बाद बक्सर की लड़ाई हुई, और बक्सर की लड़ाई के बाद जो इलाहाबाद की संधि हुई, जो इस बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था, बहुत फेमस क्वेश्चन है ना। और डुअल गवर्नमेंट की स्थापना हुई, द्वैध शासन की व्यवस्था स्थापित की गई, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे मित्रों। ठीक है, तो आलमगीर द्वितीय के नाम से कौन बैठा है? इसका वास्तविक नाम क्या है? अजीजुद्दीन। क्या नाम है? अजीजुद्दीन इसका वास्तविक नाम है। ठीक है, और इसके बाद इसने अपने वजीर, वजीर किसको बनाया है? इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बाबू साहब लुटाने ही आए थे, लुटा रहे थे, क्या करना है? लुटाने वाले आदमी की कोई चर्चा है? कोई चर्चा नहीं है ना। और इन्होंने क्या किया है? वजीर बनाया है इमादुल मुल्क को। इमादुल मुल्क को वजीर बनाया है। स्वाभाविक बात है, इन्हीं के सहयोग से जनाब जो है सत्ता पर बैठे हैं। इन्हीं को इग्नोर करिएगा तो आपकी सामत नहीं आएगी, मार दिए जाओगे। जैसे इससे पहले मरा है अहमद शाह, वैसे ही तुमको भी मार दिए जाओगे। ठीक है, और पलासी की लड़ाई इस जनाब के समय हुए है। पलासी की लड़ाई इसी के समय में हुआ, आलमगीर द्वितीय के समय में। यह क्वेश्चन भी पूछता है कि पलासी की लड़ाई के समय मुगल बादशाह, कौन मुगल बादशाह था? यानी मुगल जो सत्ता पर बैठे हुए, राजगद्दी पर बैठे हुए जो शासक थे वो आलमगीर द्वितीय थे, और पलासी की लड़ाई इन्हीं के जमाने में हुआ है। और ये इसके बारे में हम अलग से वीडियो आपको बनाएंगे। ठीक है, हमारे क्लास के छात्र भी हैं बैठे हुए, आप सोच सकते हैं कि कितना डिसिप्लिन हमने मेंटेन करके रखा है क्लास में, कि एक छू शब्द भी आपको नहीं आ सकता है। और क्लास प्लस वीडियो दोनों रिकॉर्डिंग हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए बच्चे हंस भी रहे हैं कि सर हमारी खूब तारीफ कर रहे हैं। देखिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है मित्र, डिसिप्लिन के बिना कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं। 2-3 और हमारे शासकगण हैं, मैं उनकी और मुखार बिंद करता हूं। आपका अली गौहर अगला शासक है। अली गौहर, अली गौहर, अली गौहर का जो एक और नाम है शाह आलम द्वितीय है। क्या है?
शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय अलीगढ़ का दूसरा नाम है। इस नाम से ये सत्ता पर बैठा है। इसका टाइम टेन्योर 59 टू 1806 है। 1759 से लेके 1806 तक है। ठीक है, इसका टाइम टेन्योर 1759 से लेके 1806 तक इसका टाइम टेन्योर है। अब इन जनाब के समय में कौन कौन से करामात हुए हैं उनको देखते हैं हम लोग, है ना। यह जो था क्या, अंग्रेजों अमीरों और अमीरों और मराठों के हाथ की कठपुतली बना। हाथ की कठपुतली बना है, हाथों की कठपुतली। एक चीज ध्यान रखिए, अब आप अपनी सत्ता अगर मिली भगत से गद्दी पर बैठिएगा तो आपका मजाल है कि आप अपने मर्जी से कुछ करिएगा, हालत खराब कर दिया जाएगा, तुरंत उतार दिए जाओगे, है ना। तो इसलिए इसके समय में क्या हुआ है, बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई 1764। बक्सर की लड़ाई में क्या हुआ है, बंगाल के जो अपदस्थ शासक थे, बंगाल के अपदस्थ शासक मीर कासिम के साथ इसने इसने बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ दिया। मीर कासिम का साथ दिया और इलाहाबाद की संधि हुई। बक्सर की लड़ाई में इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि प्रथम और इलाहाबाद की संधि द्वितीय। हम इस सब के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले मूलतः हम ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि इलाहाबाद की संधि और इलाहाबाद की दूसरी और पहली दोनों संधि किस शासक के समय में हुआ है। इसके बाद पानीपत की तीसरी लड़ाई इसी के समय हुई है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई है, 1761 में। 1761 में किसके बीच में हुई है, अब्दाली और मराठों के बीच में। मराठों के बीच में हुई है, अब्दाली और मराठों के बीच में हुई है। मराठा का सरदार कौन था, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। मराठा सरदार कौन था, सदाशिवराव भावजी। सदाशिवराव भावजी मराठा सरदार था। ध्यान रखिएगा, ये मराठा सरदार सदाशिवराव भावजी था, है ना, और अहमद शाह अब्दाली था। इनके बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई है ना। और एक चीज और ध्यान रखिएगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण क्या है, रूहेला सरदार गुलाम कादिर ने सम्राट को अंधा बना दिया, है ना। रूहेला सरदार गुलाम कादिर
गुलाम कादिर ने किसको बना दिया अंधा? शाह आलम द्वितीय को। अंधा बना दिया। ये सब ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम का बहुत, अभी दरोगा का भी एग्जाम है ना, बिहार पुलिस का एग्जाम है, बीपीएससी यूपीएससी, सभी सब्जेक्ट का आपको वीडियो मिल जाएगा, सभी एग्जाम का आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको नोट करने वाला बात है वो ये है कि इसी समय दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण सेंटर है, आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं रखिएगा। इसी समय दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया कब? 1806 में। दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1806। ठीक है। सॉरी सॉरी, एक मिनट, 1806 नहीं है दोस्तों, ये बाई मिस्टेक हुआ है, 1803 में हुआ है। ठीक है, 1803 में हुआ है, इसको ध्यान रखिए आप। 1803 में अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार हुआ। और एक चीज और ध्यान रखना है, इस समय में ब्रिटिश जो वायसराय थे या गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली, है ना। अंग्रेजों का जो वायसराय था वो लॉर्ड वेलेस्ली था। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा सिवाय स्टडी विद सुजीत पर, और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको बिल्कुल रटने की जरूरत है, दिमाग में रखने की जरूरत है। बाकी तो आपके साथ आपका खुद समझदार हैं, जब तैयारी कर रहे हैं तो आपको समझाने की मुझे जरूरत तो मुझे नहीं लगता है कि पड़ेगी, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। अब देखिए 1806 में सम्राट की मृत्यु हो गई। सम्राट की मृत्यु हो गई, और जब मृत्यु हुई तो समझ रहे हैं, कहानी खत्म हो गया। एक चीज और ध्यान देना है आपको, जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को। लॉर्ड वेलेस्ली की एक थ्योरी थी, नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी, सहायक संधि, है ना। सहायक संधि बहुत महत्वपूर्ण संधि है, लॉर्ड वेलेस्ली की संधि थी। हम मॉडर्न हिस्ट्री चला रहे हैं, इसमें बारी बारी से सबका आएंगे, क्योंकि क्लास का वीडियो है तो टाइम तो लगेगा, लेकिन टाइम लगेगा तो आपको घर बैठे सारी चीजें मिल भी तो रही है ना। आप घर पे बैठ के नाश्ता कीजिए, चाय की पीजिए, बेड पे लेटे हुए हैं, देखते रहिए। आपको कंटेंट से मतलब है ना, जरूरत पड़े कलम कॉपी रखिए, नोट कर लीजिए। आपके एग्जाम की भरपूर तैयारी हम यहाँ से करवा देंगे, बशर्ते आप साथ दें, है ना। तेरा साथ हो तो, समझ रहे हैं ना, बस वही बात है। आगे बढ़ते हैं हम अकबर द्वितीय की तरफ। अकबर द्वितीय बहुत महत्वपूर्ण शासक रहा है। अकबर सेकंड, अकबर द्वितीय, इसका टाइम टेन्योर 1806 से 1837 रहा है। 1806 से 1837 रहा है। आपको मालूम है कि हम लोग मुगल साम्राज्य के समापन के दौर में आ चुके हैं। यह कौन था? शाह आलम द्वितीय का पुत्र था। पूछता है सब एग्जाम में। यही अकबर द्वितीय है जो राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, और तब नाम पड़ गया राजा राम मोहन राय। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और है, अकबर द्वितीय जब मुगल बादशाह बना, उस समय में ब्रिटिश वायसराय कौन था या गवर्नर जनरल कौन था? जॉर्ज बार्लो, है ना। इस समय ब्रिटिश गवर्नर जॉर्ज बार्लो था। कौन था? जॉर्ज बार्लो।
जॉर्ज बार्लो इस समय ब्रिटिश गवर्नर था। इसके बाद अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह है। ये भी आपका एग्जाम का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या है? अंग्रेजों के संरक्षण में अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह था ये। इसको भी ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नोट कर लीजिए। दूसरा कोई उपाय नहीं है मित्र मेरे, है ना। आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, लेकिन आपको अगर ध्यान नहीं दीजिएगा हम पर, तब कैसे काम चलेगा मित्र, है ना। इसकी बादशाहत मात्र लाल किले तक सीमित कर रह गई थी, ये भी आप ध्यान रखिए। इसकी बादशाहत मात्र लाल किले तक मात्र लाल किले तक सिमट कर रह गई थी। सिमट कर रह गई थी। अब बताइए दोस्तों, इसके बाद हम अंतिम मुगल बादशाह पे चलते हैं, जिसका नाम ये जो सेगमेंट है ना, इसको बिल्कुल रट लो। वीडियो पॉज कीजिए और वीडियो पॉज करने के बाद इसको नोट कर लीजिए। भाई तुम लोग नोट कर रहे हो ना, छोड़ना नहीं है, तो मालूम चलेगा कि वीडियो पे बोल रहे हैं और आप देखिए छींक भी आ रहा है, सर्दी हो गया है, सबको सर्दी फैलाएगा, समझता नहीं है। नाक पर रुमाल डाल नाक पर रुमाल डालो। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कितना डिसिप्लिन छात्र है, एक जरा सा चूचा का आवाज नहीं आया है, लोग ताली को का की कथी कथी बजता रहता है, लेकिन यहाँ पर देखिए एकदम साइलेंट मोड में है। कितना मतलब अधिकारी बनने की जो उत्सुकता है, जो क्वालिटी है, वो दिखता है ना जी। हाँ देखिए, जवाब भी दिया जा रहा है मुंह ऐसे ऐसे करके, है ना। तो अंतिम आते हैं बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय का जो कार्यकाल है 37 से 62 है ना। 1837 से 62, यानी 1862 तक। आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं क्लियर कर दूंगा। 1862। ये अकबर द्वितीय का पुत्र था, पहली पॉइंट। अकबर द्वितीय का पुत्र था, है ना। अंतिम मुगल बादशाह था। अंतिम मुगल बादशाह था। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसके समय में जब ये बादशाह बना, उस समय में ब्रिटिश जो वायसराय थे या गवर्नर था, वो कौन था? ब्रिटिश गवर्नर कौन था? लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग चलते हैं। इसने ये जफर के उपनाम से शायरी लिखा करते थे। बताइए, मरता क्या न करता, अब जफर के नाम से शायरी लिखा जाएगा। जफर के उपनाम से शायरी लिखा करता था।
जफर के उपनाम से शायरी लिखा करता था। विद्रोहियों का साथ देने के कारण 1857 की क्रांति में विद्रोहियों का साथ दिया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? ब्रिटिश ने इसे रंगून निर्वासित कर दिया। रंगून निर्वासित कर दिया। अब पता है दोस्तों, जब रंगून निर्वासित कर दिया गया, कि बेचारा जिंदा रहेगा, वहीं पे इनकी मौत हो गई, है ना। वहीं पे इनकी 62 में मौत हो गई। अभी भी रंगून में जाइएगा तो बहादुर शाह जफर का मजार है। रंगून पड़ता है आपको म्यांमार में, जो उस समय बर्मा हुआ करता था, है ना। और इस समय में कहानी खत्म हो गया। अब हम लोग आपसे निवेदन करेंगे दोस्तों कि अगला जो हमारा सेगमेंट होगा उसमें नवीन स्वायत्त राज्य के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने आपको स्लाइड में पढ़ाया है कि अवध है, हैदराबाद है, कर्नाटक है ना। इसके बाद बंगाल में जो शासक बने हैं, राजपूताना शासक बने हैं। इन सब के बारे में एक वीडियो हमारा होगा सेगमेंट, जो मैं क्लास लूँगा। तो उसमें मेरा टारगेट रहता है, क्योंकि मुझे वीडियो भी बनाने होते हैं, तो इसलिए हमारा टारगेट होगा कि अगला जो स्वायत्त राज्य है, सारे राज्य का एक साथ हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा दें। अभी हम पूरे मुगल बादशाह को हमने कवर किया है। 2 वीडियो है इसका। मैं प्रयास करूंगा दोनों को एक साथ जोड़ दूं। थोड़ी लंबी होगी, बट जरूरत है तो करना पड़ेगा ना, क्या करोगे आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों इसको देख लो, कहीं छूटा तो नहीं है। अंतिम में हम आपको एक शायरी कहेंगे, मोहब्बत के बहुत गम है इस जमाने में, मोहब्बत के बहुत गम है इस जमाने में, और एड़ी चोटी का पसीना एक हो जाता है पैसा कमाने में। समझे। अब पैसा तभी कमाइएगा जिस चीज की ख्वाहिश आप रखते हैं। पैसा कमाने का मतलब ये नहीं है कि घूसखोरी करना है, ठीक है। घूसखोरी पैसा नहीं है। जो आपको जीवन निर्वहन के साधन उपलब्ध कराएगा, वो आपकी मंजिल कराएगा। उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए आपको इन्हें पढ़ना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट विदाउट नॉलेज, बिकॉज नॉलेज इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम मिलेंगे नवीन स्वायत्त राज्यों के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद, और आगे बढ़िए, बढ़ते रहिए।